मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम लोगों ने कल डिस्कशन शुरू की थी टैक्स ईयर के हवाले से। हम लोगों ने कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। फर्स्ट वन नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकेंड वन स्पेशल, थर्ड वन एंड द लास्ट वन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फर्स्ट नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स अभी तक मेंशन किए। फर्स्ट वन 12 माह की मुद्दत हो और एंड 30 जून पे हो रही हो। यहां तक बच्चे बात क्लियर होगी। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। अच्छा बच्चे, लास्ट वन थर्ड वन पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करता हूं। लेट्स सपोज अगर हमसे कोई पूछे ये टैक्स ईयर आप कैसे बताएंगे, ये टैक्स ईयर कौन सा है। अब आपने गौर से देखना है, इस टैक्स ईयर के अगर हम देखें तो 6 मंथ्स 2023 के, ये 6 मंथ्स किस में फॉल कर रहे हैं 2023 में, और ये 6 मंथ्स किस में फॉल कर रहे हैं बच्चे 2024 में। अब इसको लिखना तो टैक्स ईयर हमें ये चाहिए 2023 2024, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। अब अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में डिनोट करना चाह रहे हैं, इसकी डिनोशन चाह रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हम सिंपल फॉर्म में इसको डिनोट करें या इसकी डिनोशन लिखें। तो उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना है कि हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस मेंशन किया। उसने कहा वो कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? किस कैलेंडर ईयर से? उस कैलेंडर ईयर से जिसमें 30 जून की तारीख आएगी। 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करे वो कैलेंडर ईयर से इस टैक्स ईयर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैं आप पूछूं इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स ईयर कौन सा है ये वाला, तो ये कहलाएगा टैक्स ईयर 2024। इसको हम क्या बोला करेंगे, टैक्स ईयर 2024। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हन अभी इस पे बात करेंगे। हमारी मेन कंडीशन क्या है, जून का महीना 12 माह में कितनी दफा आता है? 1 दफा। तो फिर कोई और पॉसिबिलिटी बननी ही नहीं है इसमें। हाँ, अगर 30 जून नहीं है मंथ, कोई और मंथ है, तो फिर वो नॉर्मल टैक्स ईयर भी नहीं है। नॉर्मल टैक्स ईयर की तो तीनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। अभी 2 मैंने लिखी है उसमें से, जैसे 12 माह की मुद्दत है और आखिरी महीने जून होगा, और जून की कौन सी तारीख पे खत्म होगा 30 जून। ये कंडीशन किसी और मंथ पे पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जून का महीना साल में सिर्फ 1 दफा आता है और तो 30 जून फिर 1 ही दफा आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 माह की मुद्दत और एंड हो रहा हो 30 जून। तो अब पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। लास्ट वन कंडीशन देखिएगा, लास्ट वन कंडीशन कैसे लिखेंगे हम, डिनोट करेंगे इसे कैलेंडर ईयर से जिसमें
क्लोजिंग डेट या इन विच 30th जून फॉल्स। डिनोट करना है उसे कैलेंडर ईयर से। डिनोट किससे करना है बच्चे? कैलेंडर से। तो जिसमें कौन सी डेट फॉल करेगी बच्चे? 30th जून। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। ये डेफिनेशन हमारी मुकम्मल होगी। तो डेफिनेशन याद हो जाएगी, रिपीट करता हूं। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कितने माह की मुद्दत? 12 माह की मुद्दत। एंडिंग ऑन 30th, एंडिंग ऑन 30th, denoted by the calendar, denoted by the in which the 30th June falls। क्लियर हो गया जी? यहां तक डेफिनेशन क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब हमने नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करनी है, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर के लिए भी बच्चे सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट वन, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पहली कंडीशन क्या है? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत होगी? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत है? 12 माह की। अब सेकंड वन कंडीशन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। एंडिंग, खत्म हो रहा है, on other than, ending on other than 30th जून। इसकी एंडिंग डेट 30th जून नहीं होगी, 30th जून के अलावा कोई भी और डेट होगी। मीन्स टू से ये जून के महीने में एंड नहीं हो रहा होगा। अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 11 पॉसिबिलिटीज। टोटल 12 माह। 12 माह में से एक मंथ है जून का, जून का महीना नहीं होगा, तो इसका मतलब बाकी पॉसिबिलिटीज 11 रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। हमने कहा 12 माह की मुद्दत, लेकिन इसकी आखिरी तारीख 30 जून के अलावा किसी और मंथ में होगी। जैसे लेट्स सपोज 30th सितंबर, कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल। कैसे? 12 माह की मुद्दत हो सकती है लेकिन एंड 30th जून पे नहीं। इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की कुछ एग्जांपल से। बच्चे लेट्स सपोज मैं कहता हूं टैक्स ईयर यकम अगस्त 2019 से शुरू हुआ और खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2020 पे। यहां तक बात क्लियर? अब मंथ काउंट कीजिएगा, कितने मंथ बन रहे हैं? 12 मंथ हैं या नहीं है? पूरे के पूरे 12 माह। बट आखिरी तारीख 30 जून है? नहीं, अदर देन 30th जून। कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। सेकंड वन एग्जांपल, जी बच्चे यकम जनवरी 2021 से साल शुरू हुआ, स्टार्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2021 पे एंड हो रहा है। कितने माह बन रहे हैं? पूरे के पूरे 12 माह बन रहे हैं, 12 मंथ्स हैं। पहली कंडीशन पूरी, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स।
एंड 31 दिसंबर पे हो रहा है, क्या 30 जून पे एंड हो रहा है? नहीं, 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे एंड हो, कौन सा टैक्स ईयर होगा? तो ये कौन सा टैक्स ईयर हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर हुआ। जी बच्चे, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एग्जाम्स में काफी दफा आ चुका हुआ है, ये टैक्स ईयर कहलाता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर अगर कह दे कैलेंडर ईयर, कौन सा टैक्स ईयर कह दे? कैलेंडर ईयर, तो याद रखिएगा कैलेंडर ईयर हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर होगा। कैलेंडर ईयर हमेशा कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। एक पेपर में एग्जाम में सवाल आ चुका हुआ है, वो कहता है एक पर्सन है, उसके केस में पूरी उसने डिटेल रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना था। सवाल पूछा एग्जामिनर्स ने बच्चों से, और सवाल में एंड पे उसने कहा आपने अज्यूम करना है कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, और अगर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं होगा, वो कौन सा टैक्स ईयर होगा? तो कैलेंडर टैक्स ईयर या कैलेंडर ईयर हमेशा कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। तो आपने ये बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपसे गलती ना हो सके। कैलेंडर ईयर हमेशा कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल टैक्स ईयर, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमेशा अदर देन 30 जून पे एंड होता है। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? एक से दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने और डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद इसका थर्ड वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैन साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, डिनोशन के लिए हमने बोला कि आपने 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा उस कैलेंडर ईयर को कहना है ये टैक्स ईयर है। अब स्पेशल टैक्स ईयर के लिए डिनोशन तो मैंने अभी बोली नहीं, जब डिनोट करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया ना? अब इसका थर्ड पॉइंट हमने फिल करना। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चे। हम कहते हैं लेट्स सपोज टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2022 से और एंड होगा 30 सितंबर 2023 पे। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, मुझे बताइएगा कितने मंथ्स हैं इसके टोटल? 12 मंथ्स। पूरे 12 माह बन रहे हैं ना? जी 12 माह है। एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर पे। क्या 30 जून पे एंड हो रहा है? नहीं, अदर देन 30 जून। तो जो भी टैक्स ईयर हो जिसमें 12 माह की मुद्दत हो बट उसकी आखिरी तारीख 30 जून नहीं होनी चाहिए, बल्कि 30 जून के अलावा किसी और डेट पे एंड हो रहा हो, ऐसे टैक्स ईयर को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर। तो ये भी कौन सा टैक्स ईयर हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर हुआ। जी बच्चे, क्लियर है यहां तक बात? कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं पूछ सकते हैं आप लोग? ठीक हो गया। एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 पे और एंड हो रहा है बच्चे 31 मार्च 2021 पे। अब मंथ काउंट कीजिएगा, कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स। शाबाश, कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स। और एंड किस पे हो रहा है? 30 जून पे? नहीं, अदर देन 30 जून। तो कौन सा टैक्स ईयर हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर। तो अब आपको क्लैरिटी है कि नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर में फर्क क्या है। नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट, a period of 12 months ending on 30th June denoted by the calendar year in which the shabash in which the 30th June falls। अच्छा बच्चे, इन केस ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर हमने 2 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन, a period of ending on other than 30th June। उसके लिए मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल्स डिस्कस की। फर्स्ट वन मैंने कहा ये देखें 1 अगस्त से शुरू हुआ, 31 जुलाई पे एंड हो गया। अब 31 जुलाई पे अगर एंड हो रहा है तो काउंट करें मंथ कितना बन रहा है। मंथ तो पूरे 12 बन रहे हैं बट एंड 30 जून पे नहीं हो रहा। अदर देन 30 जून 12 माह की मुद्दत, a period of 12 months ending on other than 30 जून। कौन सा टैक्स ईयर हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर। सेकेंड वन केस बच्चे 1 जनवरी से
टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ 2021 से, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट है 31 दिसंबर 2021। अगर हम मंथ काउंट करें तो पूरे 12 माह बन रहे हैं ये, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन अदर देन 30 जून। तो क्या नॉर्मल टैक्स ईयर होगा? नहीं, ये तो स्पेशल टैक्स ईयर है। थर्ड वन केस बचे, 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट है 30 सितंबर 2023। मंथ काउंट करें पूरे 12 माह बने, बट एंड 30 जून पे नहीं हो रहा, तो दोनों कंडीशन पूरी होगी। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन अदर देन 30 जून। तो बच्चे कौन सा टैक्स ईयर हो गया? स्पेशल टैक्स ईयर। लास्ट वन बच्चे, यकम अप्रैल स्टार्टिंग डेट है टैक्स ईयर की, एंडिंग डेट है 31 मार्च। मंथ काउंट किए पूरे 12 माह बने, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड 31 मार्च पे हो रहा है अदर देन 30 जून। तो कौन सा टैक्स ईयर हुआ? स्पेशल टैक्स ईयर। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके केस में भी हमें सवाल ये जानना है कि इसकी डिनोशन कैसे हो सकती है, इसको डिनोट करना है हमने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ये टैक्स ईयर, लास्ट वन केस की एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैं देखूं तो इसके कितने मंथ 2020 में फॉल कर रहे हैं? देखिएगा 9 मंथ्स और 3 मंथ्स इसके किस में आए? 2021 में। तो इसका मतलब है मैं इसको कहूंगा 2020 और 2021 बोलूंगा। नहीं, मैं इसको डिनोट करना चाह रहा हूं एक ईयर से, या तो मैं 2020 कहूं या मैं 2021 बोलूं। इसकी सिंपल डिनोशन चाहिए मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। उसने क्या रूल बताया, उसकी बात को समझना जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों ना हम पहले एग्जाम्पल से बात को समझ लें। हमने ये 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए, इन्हीं एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करके पहले समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस लिख लेंगे, वो आसान हो जाएगा हमारे। तैयार है जी? बात शुरू करें। थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है। आपने ये देखना है इस 31 जुलाई के बाद नेक्स्ट 30 जून कब फॉल करेगा, नेक्स्ट 30 जून कब आएगा, किस कैलेंडर ईयर में आएगा, वो डेट लिखनी है। 30 जून 2021। क्लियर हुआ? इस स्पेशल टैक्स ईयर की जो एंडिंग डेट है, इस एंडिंग डेट के बाद 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है? जिस कैलेंडर ईयर में आए उस कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर के लिए बोलेंगे। हम कहेंगे ये टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर 2021। बात क्लियर हो गई बच्चे? इसको टैक्स ईयर क्या बोलेंगे? 2021। बात समझा पाए हो? स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट के फौरन बाद अगला आने वाला 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा, उस कैलेंडर ईयर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है? अगेन मुझे बताएं 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट फोर्थ कमिंग 30 जून कब फॉल कर रहा है? 30 जून 2022 को, ऐसा ही है? तो ये टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा? इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? समझ आ गई? स्पेशल टैक्स ईयर जिस डेट पे एंड हो रहा हो, उस एंडिंग डेट के फोर्थ कमिंग नेक्स्ट कमिंग 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा, उस कैलेंडर ईयर से इसको हम डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट बताइएगा मुझे, 30 सितंबर 2023, इसके फौरन बाद 30 जून कब आ रही है? 30 जून 2024 में। तो जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून आएगी, उस कैलेंडर ईयर से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये टैक्स ईयर क्या बन जाएगा? 2024। बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गई? लास्ट वन बच्चे, मुझे बताइएगा 31 मार्च के बाद नेक्स्ट फोर्थ कमिंग 30 जून 2021। शाबाश। तो ये टैक्स ईयर क्या बन गया? टैक्स ईयर 2021। कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल बात तो नहीं है?
समझ में आ गई जी? हमेशा 30 जून लिखना, उसका तरीकेकार यही है। अब देखें, हम इसका सेंटेंस लिखने लगे। ये सेंटेंस लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझना है इसको आसान है। तो हम कहेंगे डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। हमने डिनोट किससे करना है? शाबाश, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। कोशिश कीजिएगा जितना मैक्सिमम क्लास में बैठ के याद कर सकते हैं याद कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, घर में बैठ के बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। डिनोटेड बाय द कैलेंडर, डिनोटेड बाय द, हमने डिनोट किससे करना है? डिनोट किससे करना है? अच्छा, वो कैलेंडर ईयर। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। यही बात कह रहे थे ना हम, कह रहे थे वो कैलेंडर ईयर, वो कौन सा कैलेंडर ईयर? 30 जून जिसमें तारीख आ रही है, ऐसा ही कह रहे थे ना। 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में आ रही है उससे आपने डिनोट करना। अच्छा, अब ये बात अभी भी पूरी नहीं हुई। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स, इन विच, जिसमें, इन विच द क्लोजिंग डेट, इन विच the closing date of special tax year falls, in which the closing date of special tax year falls, in which the closing date of special tax year falls। ये बात, अब ये सेंटेंस हमारी, ये डेफिनेशन हमारी पूरी क्लियर हो गया जी बच्चे। 3 टुकड़े किए थे। पहला टुकड़ा, अ पीरियड ऑफ ending on other than 30th June. Third one, denoted by the calendar year relevant to normal tax year, in which the closing date of special tax year falls। क्लियर हो गई बच्चे बात? अच्छा बच्चे, इसमें एक और एक्सरसाइज हमें करनी है। एग्जामिनर समटाइम हमसे रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेता है और उसका जवाब देते हुए हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना अभी पहले ही प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम में बैठ के हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, फिर उसको सॉल्व भी करते हैं। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। आप देख लीजिएगा कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है तो अपनी करेक्शन कर लीजिएगा, इस्लाह कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा देखो टैक्स ईयर है 2024। टैक्स ईयर क्या है? 2024। एंडिंग डेट है 30th सितंबर। एंडिंग डेट क्या है? 30th सितंबर। ये एंडिंग डेट है, याद रखिएगा। कौन सी डेट है? एंडिंग डेट। एंडिंग डेट है 30th सितंबर। एग्जामिनर आपसे कह रहा है मुझे बताइएगा इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी इस टैक्स ईयर की, और एंडिंग डेट क्या होगी। इसकी स्टार्टिंग डेट और इसकी एंडिंग डेट बताओ। ये शुरू कब होगा, खत्म कब होगा। अब जरा देखिएगा, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, वो फॉलो कर लिया करें, गलती नहीं होगी। देखिए, आपने सबसे पहले एक DFD लाइन लगाई। स्टेप्स मेरी तरफ इधर तवज्जो करके अच्छे तरीके से समझने। लाइन लगा दी। सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसकी क्लोजिंग डेट सिर्फ लिखनी है, ईयर मेंशन नहीं करना। क्लोजिंग डेट तो बताई हुई है, कब खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत। पहला स्टेप फॉलो हो गया। 30 सितंबर के बाद अगली तारीख क्या है? 1 अक्टूबर, वो स्टार्टिंग डेट होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। एंडिंग डेट आपने पहले लिख ली, क्या है? 30th सितंबर। तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी? इसमें ऐड करें, अगला वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 अक्टूबर, वो स्टार्टिंग डेट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कमिंग, आपने यहाँ पे 30th जून की डेट लिखनी है। 30th जून लिख लिया।
अब 30 जून के बाद ये टैक्स ईयर जोन सा भी होगा वो आपने मेंशन कर देना है। वो टैक्स ईयर कौन सा है? 2024। कोई मुश्किल तो नहीं है बच्चे? स्टेप पूरे हो गए हमारे। अब यहां से आ जाए दोबारा वापस, यहां पे कौन सी डेट होगी? 2023। और ये कौन सी डेट होगी? 2022। क्लियर हो गई बच्चे बात? अब कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब आप बता देंगे इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर 2022 और एंडिंग डेट है इसकी 30 सितंबर 2023। सॉल्व हो गया? अब 1 से 2 एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, आपने उसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह। दोबारा बताऊं जी? दोबारा बताते हैं जी। मुर्तजा भाई सबसे पहला काम ये था कि हमें सबसे पहले इसकी क्लोजिंग डेट लिखनी, एंडिंग डेट लिखनी है। एंडिंग डेट क्या है इसकी? 30 सितंबर, मैंने मेंशन कर दी। मुर्तजा भाई 30 सितंबर के बाद कौन सा डे है? 1 अक्टूबर। वो उसकी कौन सी डेट लिख दी मैंने? स्टार्टिंग डेट। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गया? स्टार्टिंग डेट भी लिख दी। अब इसके बाद मैंने देखा 30 सितंबर के बाद 30 जून लिख दिया मैंने। 30 जून लिखने के बाद जो इसके टैक्स ईयर को मेंशन करना है मैंने। टैक्स ईयर क्या है? 2024। वो टैक्स ईयर मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके पर्सपेक्टिव से मैंने अब ईयर्स मेंशन कर देना। अगर ये 30 जून 2024 है तो पिछला ईयर कौन सा होगा? 2023। और स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर की 2022 होगी। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, गलती ना हो जाए आपसे। ठीक हो गया जी? आप लोग नोट कर चुके हैं तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जी एग्जाम्पल कोड कर दूं? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टैक्स ईयर है 2022, टैक्स ईयर 2022। बच्चे 31 मार्च पे एंड हो रहा है। आपने अब मुझे इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट लिखनी है। जल्दी से लिखें, पूरा प्रोसेस फॉलो करके फिर मैं आपके सामने सॉल्व भी कर दूंगा। जी बच्चे सॉल्व करूं मैं? चेक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले मुझे एंडिंग डेट मेंशन करनी है 31 मार्च। 31 मार्च एंड देन 1 अप्रैल। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। कोई कंफ्यूजन? 31 मार्च के बाद नेक्स्ट 30 जून। अब ईयर भी मेंशन कर देना है 2022। और देखें तो ये 2022 ही आएगा और यहाँ पे 2021।
तो बच्चे स्टार्टिंग डेट हुई यकम अप्रैल 2021 और बच्चे कब तक 31 मार्च 2022। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, समझ आ गई है सब बातें। एक और एग्जांपल बच्चे मैं मेंशन कर रहा हूं, उसको भी सॉल्व करें। टैक्स ईयर 2019 31 अक्टूबर एंडिंग डेट है इसकी बच्चे। जी बच्चे सॉल्व कर चुके, मैं अगेन आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं बच्चे। बच्चे सबसे पहले हमें एंडिंग डेट लिखनी है, एंडिंग डेट है 31 अक्टूबर और बच्चे अक्टूबर के बाद शाबाश 1 नवंबर। अच्छा बच्चे 31 अक्टूबर के बाद 30 जून। अब मुझे मेंशन करना है ईयर, ईयर है 2019 और ये हो जाएगा बच्चे 2018 एंड देन 2017। तो बच्चे क्या हुआ यकम नवंबर 2017 और बच्चे कब तक 31 अक्टूबर 2018। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, सॉल्व कर लेंगे। होमवर्क नोट कीजिएगा, कुछ एग्जांपल मैं मेंशन करने लगा हूं, आपने होमवर्क में सॉल्व करके लेके आनी है बच्चों। टैक्स ईयर 2015 31 दिसंबर, टैक्स ईयर 2019 30 सितंबर, टैक्स ईयर 2021 31 मई, टैक्स ईयर 2016 30 नवंबर, टैक्स ईयर 2017 31 जनवरी, टैक्स ईयर 2020 29 कर देते हैं जी हम इसे 29 फरवरी, टैक्स ईयर 2024 30 अप्रैल।
2012 30th June tax year 2018 31st August। ठीक हो गया जी। होमवर्क क्या है, सॉल्व करके लास्ट में लेके आइएगा। अच्छा बच्चे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू has the authority to specify special tax years। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर मेंशन कर सकता है, और उसने कुछ स्पेशल टैक्स ईयर मेंशन भी किए हुए हैं। वो मैं लिखने लगा हूं, स्पेसिफाइड टैक्स ईयर। अब उसके लिए बाइफर्केशन देखिएगा, इंडस्ट्री का नाम लिखूंगा, किस इंडस्ट्री के लिए मेंशन किया है, और स्पेशल टैक्स ईयर की डेट क्या है। जी बच्चे, सबसे पहले इंडस्ट्री हम कहते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के लिए मेंशन किया है, शुगर मिल्स के लिए मेंशन किया है। इसके लिए है 30th सितंबर। शुगर मिल्स का टैक्स ईयर क्या होगा, 30th सितंबर, स्पेसिफाई कर दिया गया। बाकी सबके केस में टैक्स ईयर क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन कुछ उसमें से कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सबकी एग्जांपल्स नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ की एग्जांपल लिख रहा हूं। स्पेसिफाइड में से सबसे पहला जो स्पेसिफाई किया हुआ टैक्स ईयर है वो क्या है, शुगर मिल के लिए क्या है। अब कोई भी शुगर मिल का, अगर मैं आपसे पूछूं शुगर मिल का टैक्स ईयर कब एंड होगा, आप क्या बताएंगे, 30th सितंबर। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पूछूं टेक्सटाइल मिल का कब होगा ये रेंट, आप बोलेंगे 30th जून। लेकिन कुछ स्पेशल टैक्स ईयर्स हैं जो कि मेंशन किए होंगे। अच्छा, इसी तरह से बच्चे अगर मैं बात करूं बैंक के बारे में, बैंक का टैक्स ईयर क्या होता है, उसका होगा 31 दिसंबर। क्या है, 31 दिसंबर। इसी तरह से बच्चे अगर मैं कहूं इंश्योरेंस कंपनी, इनका भी बच्चे 31 दिसंबर, etc. These are the specified tax years. ये FBR ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, इन कंपनीज के लिए टैक्स ईयर यही होगा। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम स्टार्ट करने वाले एक कॉन्सेप्ट, क्या टैक्स ईयर को चेंज किया जा सकता है, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फिर ही हमें समझ में आएगी, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगी ये बात। ठीक है जी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसकी। लेट्स सपोज शुगर मिल की ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी एफबीआर ने भी स्पेसिफाई नहीं किया था इनका टैक्स ईयर 30th सितंबर होगा,
बट हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं ये एक पर्सन है जो कि एक इंडिविजुअल है, बट पर्सन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो आपको पता है पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी, कंपनी भी और गवर्नमेंट भी। एक पर्सन है जो कि इंडिविजुअल है, इसका बिजनेस क्या है, इसकी अपनी शुगर मिल है, अभी इसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है, एंड कब हो रहा है 30 जून पे। ये चाहता है कि इसका टैक्स ईयर 30 जून पे एंड ना हो, बट अदर देन 30 जून एंड हो। क्यों? उसकी रीजन हम बाद में डिस्कस करते हैं, या डिस्कस अभी कर लेते हैं। ये एफबीआर के पास गया और एफबीआर के पास रोना धोना शुरू कर दिया। एफबीआर ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा देखे 2 सीजन है, फसल 2 दफा होती है, एक आपको पता है खरीफ की, रबी की। अब सीजन गया जून के सीजन में मेरी बेस्ट परचेजिंग का टाइम है, अगर मैं ईयर एंड कर लूं तो मेरे लिए मैं ईयर एंड की तरफ तवज्जो कर लूंगा, मैं परचेजिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर 30 जून ना हो बल्कि अदर देन 30 जून हो जाए। बात क्लियर हो गई? इसने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई किसको करना है, उसके लिए डिफरेंट अथॉरिटीज मेंशन की। अगर तो ग्रुप ऑफ पर्संस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो एफबीआर के पास जाएंगे, बट अगर एक ही पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है तो वो एफबीआर के पास नहीं जाएगा बल्कि कमिश्नर के पास जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर अब पर्सन हो तो किसके पास जाएगा, कमिश्नर को अप्लाई करेगा, और अगर ग्रुप ऑफ पर्संस हो तो एफबीआर के पास। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आप इंशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया, आप एजुकेशन में आ गए, आपका ईयर एंड क्या होगा 30 जून, बाय डिफॉल्ट 30 जून होता है। आपने एफबीआर या कमिश्नर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक पर्सन, क्लास ऑफ पर्संस नहीं है, हम एक ही पर्सन गए और कमिश्नर के पास जाके हमने कहा देखिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपना ईयर एंड 30 जून पे कर सकें। अब वो हमसे इंफॉर्मेशन लेते हुए कमिश्नर को पूछेगा ना वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों आप कह रहे हो ऐसा। हमने कहा देखो हम सीए की तालीम में हैं और सीए की तालीम में ये 30 जून के बाद 31 जुलाई तक हमने बच्चों का सिलेबस खत्म करवाना होता है, पीक टाइम होता है। 31 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उसके बाद रिवीजन्स करवानी है, अगस्त में बच्चे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम होगा, हम अपना ईयर एंड कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। बट 30 जून हमारे लिए फिजिबल नहीं है। रिक्वेस्ट है हमारा टैक्स ईयर 30 जून के बजाय 30 सितंबर पे एंड करवा दिया जाए। बात क्लियर हो गई? अब हम अप्रूवल लेना चाह रहे हैं कमिश्नर की कि हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दो। तो टैक्स ईयर चेंज हो सकता है नॉर्मल से स्पेशल भी, स्पेशल से नॉर्मल भी, या एक स्पेशल से एक दूसरे स्पेशल। ठीक हो गया यहां तक? तो अब हमने टॉपिक कौन सा पढ़ना शुरू करना है, चेंज ऑफ टैक्स ईयर। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? जी बच्चे, अब पर्सन, अगर एक पर्सन है तो किसको अप्लाई करेगा? अच्छा, अब पर्सन में अप्लाई, एप्लीकेशन दे सकता है। अप्लाई का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन देना। अब पर्सन में अप्लाई, एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी? व्हाट्सएप किया जाएगा? नहीं। वॉइस नोट? नहीं। या फेसबुक पे हम क्या करें, एक पोस्ट लगा दे? ऐसा तो नहीं है।
अगर आप हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी है और एप्लीकेशन भी इन राइटिंग होनी चाहिए. अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग. अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग. अब एप्लीकेशन देनी किसको है? टू द कमिश्नर. एक्सीलेंट. किसको एप्लीकेशन देनी है? टू द कमिश्नर. टू अलाउ हिम, कि वो इजाजत दे दे. टू अलाउ हिम टू चेंज his tax year from. अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन, नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर. नॉर्मल टैक्स ईयर से किस टैक्स ईयर में? स्पेशल टैक्स ईयर में. सेकंड वन क्या ऑप्शन बोली थी मैंने आपके साथ? स्पेशल टू नॉर्मल टैक्स ईयर में. स्पेशल टू नॉर्मल टैक्स ईयर. क्या बच्चे? थर्ड वन क्या ऑप्शन बोली आपके सामने? शाबाश. स्पेशल टू स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टू एन अदर स्पेशल टैक्स ईयर. जी मैंने वही लिख दिया वर्ड. स्पेशल टू स्पेशल या स्पेशल टू एन अदर स्पेशल टैक्स ईयर. बच्चे मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम? पहला सेंटेंस समझ में आ गया? क्या वर्ड है? A person may apply in writing to the commissioner to allow him to change his tax year from normal to special tax year, special to normal tax year, or special to an other special tax year. क्लियर हो गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, अब यहां पे रुक के जरा ऑप्शन समझनी है, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस लिखते चले जाएंगे इंशाल्लाह. सबसे पहली बात, आपने जब एप्लीकेशन देनी है तो एप्लीकेशन में आपने क्या बतानी है? रीजन. आप क्यों टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हो, उस रीजन को कहते हैं कंपेलिंग नीड. क्या वर्ड बोलना है? क्या वर्ड यूज करना है? कंपेलिंग नीड. मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे वर्ड कंपेलिंग नीड. कंपेलिंग नीड का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं. कंपेलिंग नीड, कंपेलिंग नीड को उर्दू में कहते हैं अशद जरूरत बतानी है आपने. इसको मैं रीजन भी तो बोल सकता हूं ना. अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन में आपने क्या बता के आनी है? वजह, रीजन, जरूरत क्या है, क्यों आपको टैक्स ईयर चेंज करवाना पड़ रहा है. इसके बगैर साकिब साहब आपको परमिशन मिलने वाली नहीं है. यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया आपकी बात से तो वो आपको क्या कर देगा? परमिशन ग्रांट. क्या वर्ड बोलेगा? परमिशन ग्रांट कर देगा, इजाजत दे देगा आपको. अच्छा, जब वो इजाजत देगा तो इजाजत के साथ कोई कंडीशन भी तो लगा सकता है ना, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन. अच्छा, अब अगर आप उसको अपनी बात समझा नहीं पाए या उसको लगा कि जो वजह आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए और उनसे जाके कहा मेरा टैक्स ईयर 30 जून के अलावा 30 सितंबर पे एंड होना चाहिए. उन्होंने पूछा क्यों? मेरी मर्जी. उसको ये बात पसंद नहीं है तो वो क्या कर देगा? आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा. अगर रिजेक्शन करेगा तो 2 बातें साथ करेगा. रीजन बताएगा रिजेक्शन की. क्या बताएगा? रीजन. और फिर प्रोवाइड करेगा आपको एक अपॉर्चुनिटी, आप उसको अपनी बात समझा सकें. प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ
कि आप उसको अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि उसकी बात को सुन सके। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू हेयर करना है, उसकी बात को सुनना है, समाप्त करना है। वो समटाइम कहते हैं ना, मुझे एक दफा मौका तो दे मेरी बात सुनने का, मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो फराहम करें, तो उसको मौका देना है आपने। अच्छा, एक और बात भी हो सकती है, पहले हमने क्या कहा, आपने अशद जरूरत बतानी है, अगर तो कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया वो परमिशन ग्रांट कर देगा। अच्छा, अब इन केस आपने उसको एप्लीकेशन दी, वो सेटिस्फाई हुआ, उसने परमिशन दे दी और साथ कंडीशन भी लगा दी। आपने एप्लीकेशन दी, आपने बात समझाना चाहिए, वो मुतमईन नहीं हुआ, उसने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, रीजन ऑफ रिजेक्शन भी दे दी, प्रोवाइड कर दिया एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आपने एप्लीकेशन दी, उसने आपकी एप्लीकेशन की समाअत की, सेटिस्फाई हुआ, इजाजत दे दी, आप बाहर निकलते हुए बड़े जोशो खरोश से हुर्रा शोर वेला कर दिया, उसको बड़ा गुस्सा, इधर आओ, मैंने परमिशन दी थी, मैं परमिशन अपनी वापस ले रहा हूं। इसे कहते हैं विड्रॉ कर लेना, अपने फैसले को वापस ले लेना। ये भी तो कर सकता है। अगर ये काम करेगा तब भी दो काम करने पड़ेंगे साथ। क्या करना पड़ेगा, रीजन ऑफ विड्रॉल, क्यों किया ऐसा, और फिर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी करें। अब ये बंदा नाराज हो गया, उसको गुस्सा आ गया, क्या करेगा, रिव्यू अपील दायर करेगा। अब वो किसके सामने लेके जाएगा, एफबीआर के पास। वो नाराज पर्सन अगर रिव्यू या अपील दायर करना चाहता है, क्या कि उसकी फैसले पे नजरे सानी की जाए, तो फिर वो किसके पास जाएगा, एफबीआर के पास। और एफबीआर का जो भी फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल, आप फिर किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये सेंटेंसेस में एक एक बात हमने लिखनी है। आज टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, कल इंशाल्लाह इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा कि कंपेलिंग नीड, फिर ग्रांट परमिशन, फिर उसके बाद रिजेक्शन, फिर विड्रॉल और रिव्यू। अब पेपर में सवाल आए, आप मुझे बताएं, प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, आपको पता होगा कि कैसे सवाल को हल करना है इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।